इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लीगलाइजेशन सर। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 35 ऑफ सीपीसी के बारे में, ठीक है ना। और उसके साथ देखेंगे 35A, और साथ ही साथ इसी से रिलेटेड ऑर्डर 20A के बारे में, जो खर्चे से रिलेटेड अर्थात कॉस्ट से रिलेटेड है। वो सारी चीज़ें आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो खर्चे किए जाते हैं किसी भी पक्षकार के द्वारा, ठीक है ना, तो वहाँ पर जो न्यायालय है उसको किस प्रकार से दिलाएगा, कैसे दिलाएगा, ये सारी चीज़ें आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो यदि आपको मेरे लेक्चर से रिलेटेड कोई डाउट आता है तो आप इस इंस्टाग्राम अकाउंट में मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले बात करें सेक्शन 35 की। सेक्शन 35 क्या बात करता है? खर्चे, अर्थात जो कॉस्ट्स होती हैं, खर्चे होते हैं, तो उसके बारे में बात करता है आपका सेक्शन 35। यहाँ पे सब सेक्शन 1 क्या बात करता है कि ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के जो विहित की जाए, अर्थात कुछ ऐसी शर्तें हों या फिर परिसीमाएं हों जो यहाँ पे विहित की गई हैं, पहले से नियम बनाया गया है ऐसा, तो वहाँ पर, ठीक है ना, किसी विधि के अधीन रहते हुए, या मान लीजिए किसी विधि में क्या किया गया, कोई ऐसी शर्त बताई गई, कोई परिसीमा लगा दी गई, तो उसके अधीन रहते हुए क्या करेंगे, सभी वादों के और उसमें अनुषांगिक खर्चों का, जो उसमें खर्चे होते हैं, ठीक है ना, तो उसको दिलाना न्यायालय का विवेकाधिकार होगा। अर्थात न्यायालय के पास क्या है, डिस्क्रिशनरी पावर है कि उसको खर्चे को दिला भी सकता है, नहीं भी दिला सकता है, ठीक है ना। और ऐसे खर्चे किसके द्वारा और किसकी संपत्ति से और कितने दिए जाने हैं, यह निर्देश देने की पूरी शक्ति होगी। तो यहाँ पर जो न्यायालय का विवेकाधिकार है कि वो ऐसे खर्चे को, जो खर्चे हुए हैं, वो किसके द्वारा दिया जाएगा और किसकी संपत्ति से दिया जाएगा, कितने दिए जाने हैं, ये सारी चीज़ें विनिर्दिष्ट करने की, अर्थात उसका ऑर्डर देने की, आदेश देने की, निर्णय देने की, ये सारी शक्ति किसके पास है? न्यायालय के पास है, वो विवेकाधिकार शक्ति होगी। उसके बाद जहां न्यायालय यह निर्देश देता है कि खर्चे परिणाम के अनुसार नहीं दिए जाएंगे, वहां न्यायालय अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा। अर्थात यदि न्यायालय ऐसा आदेश देता है, निर्देश देता है कि खर्चे के परिणाम के अनुसार, जो परिणाम हुआ है खर्चे का, उसके अनुसार क्या किया जाएगा, वो जो खर्चे हैं वो नहीं दिलाए जाएंगे, नहीं दिए जाएंगे, वहाँ पर क्या करेगा, न्यायालय अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा। अर्थात वहाँ पे कारण लिखेगा कि वो खर्चे जो है वो क्यों ना दिलाए गए, ठीक है ना, क्यों नहीं दिए जाने हैं, ये सारी चीज़ें उसका रीजन लिखेगा। उसके बाद सेक्शन 35A क्या बात करता है? मिथ्या तंग करने वाले दावे या प्रतिरक्षाओं के लिए प्रतिकारात्मक खर्चे, ठीक है ना। यदि मान लीजिए जो ए नाम का व्यक्ति है, ये बी नाम का व्यक्ति है, ये दोनों किसी केस में पक्षकार हैं। अब मान लीजिए जो ए नाम का जो व्यक्ति है, ठीक है ना, या फिर बी नाम का व्यक्ति, कोई भी एक दूसरे के विरुद्ध तंग करने वाले, परेशान करने के लिए क्या करते हैं, कोई ऐसा दावा करते हैं या फिर डिफेंड करते हैं अपने आप को दूसरे को तंग करने के लिए, तो वहाँ पर न्यायालय क्या कर सकता है, जो प्रतिकारात्मक खर्चे हैं, ठीक है ना, उसको दिला सकता है। तो ये बात करता है आपका सेक्शन 35A। तो सेक्शन 35A का जो सब सेक्शन 1 है, तो यहाँ पे क्या बात किया गया है कि यदि किसी बाद में या अन्य कार्यवाही में जिसके अंतर्गत निष्पादन कार्यवाही आती है किंतु अपील पुनरीक्षण नहीं आता है, तो यहाँ पर क्या नहीं आएगा, यहाँ पे एक्सेप्शन इसका क्या है, किसी बाद या अन्य कार्यवाही में जिसके अंदर निष्पादन कार्यवाही तो आती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो अपील या पुनरीक्षण नहीं आता है। यहाँ पर दो चीज़ें यहाँ पर नहीं आएगी, अपील और पुनरीक्षण। तो वहाँ पे क्या करेगा, कोई पक्षकार दावे या प्रतिरक्षा के बारे में इस आधार पर आक्षेप करता है कि दावा या प्रतिरक्षा उसका या फिर उसका कोई भाग जो आक्षेपकर्ता के विरुद्ध है, जहाँ तक उस पक्षकार के ज्ञान में मिथ्या तंग करने वाला है जिसके द्वारा वह किया गया है, और तत्पश्चात यदि ऐसा दावा या प्रतिरक्षा पूर्णतः या भागतः नामंजूर या प्रत्याहित कर दिया जाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मान लीजिए ए पक्ष वाला पक्षकार है और ये बी पक्षकार है। ए ने क्या किया है, बी को तंग करने के लिए जानबूझकर, जानता है कि उससे वो क्या होगा, वो परेशान होगा, तो यहाँ पे क्या करता है, उसके खिलाफ वाद लाता है, कोई ऐसा कार्यवाही करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि इसका जो वाद है, बाद में क्या किया जाता है, नामंजूर कर दिया जाता है। वहाँ पर जो यहाँ पर किसके द्वारा, ए के द्वारा तंग करने के लिए दायर किया गया था,
तो वहाँ पर क्या किया जाता है, बाद में नामंजूर कर दिया जाता है या विड्रॉ कर दिया जाता है, प्रतिष्ठित कर दिया जाता है। तो वहाँ पर न्यायालय क्या करेगा, आक्षेपकर्ता को प्रतिकर के रूप में खर्चे का संदाय करने के लिए उस पक्षकार को आदेश करेगा जिसके द्वारा ऐसा दावा या प्रतिरक्षा की गई है। अर्थात हमने जो ऊपर एग्जाम्पल पढ़ा कि ए ने बी के तंग करने के लिए क्या किया था, दावा किया था। और यदि वह दावा क्या किया जा रहा है, नामंजूर कर दिया जा रहा है, या फिर ए के द्वारा क्या कर दिया, बाद में विड्रॉ कर दिया गया है, तो यहाँ पर ए को क्या करेगा, कोर्ट ऑर्डर देगा कि जो बी है वो परेशान हुआ है तो उसको क्या किया जाए, प्रतिकर दिया जाए। किसके द्वारा, ए के द्वारा। उसके बाद जो सब सेक्शन 2 है क्या बात करता है, कोई न्यायालय 3,000 रुपये की रकम और अपनी धन संबंधी अधिकारिता की परिसीमा तक जो भी कम हो उससे अधिक रकम संदाय करने का आदेश नहीं करेगा। अर्थात जो ए नाम का जैसे कोर्ट है वो जिसको ऑर्डर कर रहा है किसके लिए, प्रतिकर दिलाने के लिए, तो 3,000 रुपये से कम का दिला सकता है, 3,000 रुपये से अधिक का जो प्रतिकर नहीं दिला सकता। या फिर जो ए नाम की जो कोर्ट है उसकी जितनी धन संबंधी अधिकारिता है उसको देखते हुए यदि इन दोनों में से कोई भी कम हो, ठीक है ना, किसमें, 3,000 रुपये तक की रकम में और धन संबंधी अधिकारिता की परिसीमा जो न्यायालय की होती है, हर न्यायालय की होती है, ठीक है ना, उन दोनों को देखते हुए जो भी उसमें कम होगा उससे अधिक की रकम संदाय करने का आदेश कोर्ट नहीं देता है या फिर नहीं देगा। तो कुल मिला के बात यहाँ पे यह है कि 3,000 रुपये तक का प्रतिकर दिला सकता है या फिर अपनी उसकी धन संबंधी अधिकारिता जितनी है उतना दिला सकता है। उसके बाद है 1976 में संशोधन किया गया था कि किसी विनिर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक संव्यवहार के संबंध में किसी बाद में धारा 35A की उपधारा 2 का लोप किया जाए। अर्थात यदि कोई कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन है, ठीक है ना, तो वहाँ पर जो बताया गया है कि 3,000 रुपये तक की रकम प्रतिकर के रूप में दिलाया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यदि कोई कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन के बारे में है कोई बात, तो वहाँ पर इस जो उपधारा 2 बताई गई है उसका लोप किया जाएगा। अर्थात यहाँ पे ऐसा माना जाएगा कि उपधारा 2 वहाँ पर नहीं है। उसके बाद है ऑर्डर 20A। ऑर्डर 20A क्या बात करता है, खर्चे के बारे में, ठीक है ना, कॉस्ट के बारे में। तो यहाँ पे रूल 1 क्या बात करता है, कुछ मदों के बारे में उपबंध। तो खर्चों के बारे में संहिता के उपबंधों की व्यापकता व प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अर्थात यहाँ पे जो उपबंध किए गए हैं उसमें कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना न्यायालय क्या कर सकता है, निम्न के संबंध में खर्चे अधिनिर्णित कर सकेगा। अर्थात यहाँ पे नीचे बताई गई है, ठीक है ना, वहाँ पे क्या कर सकता है कि न्यायालय खर्चे देने का आदेश कर सकता है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर ए नंबर क्या है कि बात संचित करने के पूर्व किसी सूचना के जो विधि द्वारा दी जाने के लिए अपेक्षित है, दिए जाने के लिए उपगत व्यय। अर्थात जब बात संस्थित किया गया था उससे पहले किसी पक्षकार ने क्या किया है कि दूसरे पक्षकार पर सूचना देने के लिए या फिर कोई ऐसा अन्य खर्च कर दिया है, तो वहाँ पर क्या होगा कि ऐसे खर्च दिलाए जाने के लिए क्या जो न्यायालय है वो आदेश कर सकता है दूसरे पक्षकार को, यदि वो जो सूचना दिया है, ठीक है ना, उसके द्वारा क्या है, विधि द्वारा अपेक्षित है खर्च, ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या होगा, उपगत व्यय जो भी वहाँ पर व्यय एराइज हुआ है, ठीक है ना, खर्चे एराइज हुए हैं, तो वहाँ पर उसको क्या किया जाएगा, दिलाया जाएगा। उसके बाद बी नंबर है कि ऐसी किसी सूचना पर उपगत व्यय जो विधि द्वारा दिए जाने के लिए अपेक्षित न होने पर भी वाद के किसी पक्षकार द्वारा किसी दूसरे पक्षकार को बात संशोधित करने के पूर्व दी गई थी, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो ए नंबर है वहाँ पे क्या किया गया है, जो विधि द्वारा वो अपेक्षित थी कोई ऐसी सूचना देने के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, बी नंबर में है कि जो विधि द्वारा अपेक्षित नहीं है फिर भी जो किसी पक्षकार ने क्या किया है, बात संचित होने के पूर्व यानी कि पहले इस दूसरे पक्षकार को कोई ऐसी सूचना दी है जिसमें क्या हुआ है, उसको कुछ खर्चे हुए हैं, तो वो भी न्यायालय क्या कर सकता है, दिला सकता है, उसके पास विवेकाधिकार है। उसके बाद है सी नंबर, किसी पक्षकार द्वारा फाइल किए गए अभिवचनों को टाइप कराने, लिखने या मुद्रित कराने में उपगत व्यय। अर्थात किसी पक्षकार द्वारा यानी कोई अभिवचन टाइप कराया गया है, ठीक है ना, कोई लिखवाया गया है कंप्यूटर द्वारा या फिर कोई मुद्रित कराया गया है कुछ, तो वहाँ पर क्या होगा, जो भी खर्चे होंगे उसके बारे में न्यायालय निर्णय कर सकेगा। उसके बाद के प्रयोजनों के लिए न्यायालय के अभिलेखों के निरीक्षण के लिए किसी पक्षकार द्वारा संदत्त प्रभार,
अर्थात जो अभिलेख हैं, ठीक है ना, जो डॉक्यूमेंट पेश किए गए थे उसके निरीक्षण के लिए किसी पक्षकार द्वारा कोई ऐसा संदत्त किया गया है, खर्चे दिए गए हैं, तो वहाँ पर उसके लिए भी दूसरे पक्षकार को न्यायालय आदेश कर सकेगा वहाँ पे खर्चे दिलाने के लिए। उसके बाद है ई नंबर यानी 5th पॉइंट, किसी पक्षकार द्वारा साक्षियों को पेश करने के लिए उपगत व्यय, चाहे वे न्यायालय के माध्यम से समन किए गए हों या नहीं। अर्थात यदि किसी पक्षकार ने क्या किया है, किसी ऐसे विटनेस को बुलाया है जिसके लिए कुछ खर्चे लगे हैं, अब वहाँ पे हो सकता है न्यायालय के समन के माध्यम से किया हो, ठीक है ना, न्यायालय के माध्यम से समन किया गया हो या नहीं, अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि कुछ खर्चे हुए हैं किसी विटनेस को पेश करवाने के लिए, तो वहाँ पर भी दूसरे पक्षकार को क्या किया जा सकता है, प्रतिकारात्मक जो खर्चे होते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर उसको दिलाया जा सकता है। उसके बाद है लास्ट है, अपीलों की दशा में किसी पक्षकार द्वारा निर्णयों और डिक्रियों की प्रतियां प्राप्त करने उपगत प्रभार जो अपील के ज्ञापन के साथ फाइल की जाने के लिए अपेक्षित है। अर्थात जब अपील की जाती है तो वहाँ पर जो पहले वाली जो निर्णय होती है, वहाँ पर डिक्री होती है, उसकी प्रति क्या की जाती है, लगाई जाती है। तो वहाँ पर क्या होगा कि उसके लिए भी जो भी खर्चे होंगे, कहाँ पे, यदि अपील के ज्ञापन के साथ फाइल करनी है, तब वहाँ पे यदि कोई प्रति ऐसी प्राप्त की है उसमें कुछ खर्चे हुए हैं, तो वहाँ पर भी क्या किया सकता है, खर्चे दिला सकता है दूसरे पक्षकार से। उसके बाद है रूल 2। रूल 2 की बात किया गया, उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार खर्चों का अधिनिर्णित किया जाना। अर्थात यदि हाई कोर्ट ने ऐसा कुछ नियम बनाया है, ठीक है ना, कि उस नियमों के अनुसार ही क्या किया जाएगा, जो खर्चे हैं उसको अधिनिर्णित किया जाएगा, उसके बारे में निर्णय दिया जाएगा उस खर्चों के बारे में। तो वहाँ पर क्या होगा, जो हाई कोर्ट है जो नियम बनाया है उसी के अनुसार क्या किया जाएगा, वो निर्णय दिया जाएगा खर्चों के बारे में। उसके बाद है ये ऑर्डर यहाँ पे समाप्त होता है, ऑर्डर 20A, ठीक है ना। उसके बाद है सेक्शन 35B। सेक्शन 35B क्या बात करता है, विलंब पारित करने के लिए खर्चा। अब यहाँ पे क्या है कि यदि कोई पक्षकार क्या करता है, विलंब करता है, अब कोई न्यायालय ने कोई इसी तारीख नियत की, अब जहाँ पे पक्षकारों को क्या है उपस्थित होना है, अब वहाँ पे क्या है कि वो विलंब कर रहे हैं, नहीं पहुँच रहे हैं, असफल हो रहे हैं, तो वहाँ पे क्या कर सकता है, न्यायालय खर्चा दिला सकता है दूसरे पक्षकारों, ये भी उन्मोचन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हुआ इसमें सेक्शन 35B में। इसका सिर्फ हेडिंग इंपॉर्टेंट है, आप इसकी हेडिंग याद रखिए जो एग्जाम में पूछी जाती है कि सेक्शन 35B में क्या है, विलंब कारित करने के लिए क्या है, यहाँ पे खर्चे के बारे में प्रावधान किया गया है। तो ये है आपका सेक्शन 35A, सेक्शन 35B और सेक्शन 35 और साथ ही साथ ऑर्डर 20A। यदि आपको ये अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आपको यदि कोई डाउट है तो इस इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैसेज कर सकते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।